हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय फाउंडेशन क्लासेस यूनिट टाइम क्लासरूम। तो गाइज, आज इस सेशन से रिलेटेड मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको देनी है। ठीक है, शायद आप लोगों को सुन के अच्छा नहीं लगेगा, मुझे भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन जब आप लोग किसी के मेहनत को अप्रिसिएट नहीं करते हो ना, जब आप किसी के मेहनत को समझ नहीं पाते हो, तो फिर आपके लिए वो मेहनत बेकार हो जाता है और मेहनत करने वाले के लिए भी वो मेहनत बेकार हो जाता है। तो ये सेशन जो है ये अगले वीक से आपका ऑफ हो जाएगा। अगले वीक से आपके लिए कोई ये स्पेशल क्लास अरेंज नहीं होगा, क्योंकि देखो 20-22 क्लास हो चुका है, 20 क्लास से अब हो चुके हैं। इसका मतलब लगभग 20 दिन आपने पढ़ा, 22 दिन आपने पढ़ा, लेकिन अभी तक पूरा जो ये सेशन रहा, पूरा जो टाइमिंग रहा, इसके बीच में मुझे आप लोगों की तरफ से वो रिस्पॉन्स नहीं दिखा जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। ठीक है, मैंने आपको चीख के आपको टाइम बताया, सब चीज़ किया मैंने, लेकिन फिर भी क्लास जो करने वाले हो उसकी संख्या बहुत कम है। और देखो होता क्या है ना, जब हम लोग कुछ करते हैं आप लोगों के लिए, जो कंटेंट मैं आपके लिए ला रहा हूँ, ये कंटेंट को तैयार करने में भले ही ये क्लास आपके लिए 20 मिनट का हो, आधे घंटे का हो, लेकिन ये कंटेंट तैयार करने में बहुत टाइम लगता है। आपके लिए ऐसे ही कुछ उठा के मैं नहीं लेके आता हूँ। आप देख रहे हो आपके जो क्वेश्चंस हैं, अगर यही क्वेश्चंस आप पढ़ना चाहते हो तो अदर जगह आपको इसके लिए पैसे देने पड़ते हैं, तब जाके आप पढ़ते हो। यहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा था। मैंने बस आप लोगों से बार बार यही बोला है कि क्लास को रेगुलर करो, टाइम पे आके करो। मैंने सब चीज़ बताया, लेकिन आप लोगों की तरफ से जो रिस्पॉन्स रहा वो बहुत ही, आप बोल सकते हो, जो एक मोटिवेशन को ख़त्म करने वाला वो रिस्पॉन्स रहा है। ठीक है, तो मैं भी अब बेवजह का मेहनत करना नहीं चाहता हूँ आप लोगों के लिए। क्यों मैं अपना टाइम बर्बाद करूँ? एक सेशन जो आधे घंटे का सेशन होता है, इसके लिए लगभग 3 से 4 घंटे का मेहनत लगता है। तो ये मेहनत मैं अब नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, आप लोग जहाँ से भी पढ़ रहे हो, जो भी पढ़ रहे हो, आप लोग एंजॉय करो, पढ़ो, कोई टेंशन नहीं है। ये सेशन आपका अगले वीक से ऑफ हो जाएगा। ठीक है, चलो इस वीक तक मैं पूरा सेशन करवाऊँगा, तो जिसको भी करना है करो, नहीं करना है मत करो, मुझे उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जिसको जाना है वो जा सकते हो। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से बौद्ध की कौन सी ऐसी शाखा है जिसमें तांत्रिक क्रियाविधि विद्यमान है? तांत्रिक क्रियाविधि किस बौद्ध शाखा में विद्यमान है? कौन सी वो बौद्ध शाखा है? वह शाखा है आपका वज्रायन। कौन सा शाखा है? वज्रायन। ठीक है, जनरली जो आप बौद्ध का पढ़ते हो वो 2 ही शाखा पढ़ते हो, हीनयान और महायान, लेकिन इसके अलावे भी और भी शाखाएं हैं इसकी, जिसको हम लोग पढ़ते नहीं हैं। ठीक है, लेकिन जो आप इम्पोर्टेंट है आपके लिए वो आपको पढ़ना है। यह है वज्रायन, इसका एक शाखा है। ठीक है, और इसमें जो जो तांत्रिक विद्या है उस पर चर्चा हुई है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सातवाहन काल का प्रसिद्ध कवि व इतिहासकार था? कवि व इतिहासकार था, जल्दी बताओ। सातवाहन काल का प्रसिद्ध कवि व इतिहासकार इनमें से कौन था? कौन था वो था हाल। ठीक है, ये सातवाहन काल का था और ये एक प्रसिद्ध कवि और इतिहासकार था। अगला क्वेश्चन है, भारत पर होने वाली विदेशी आक्रमणों की दृष्टि से विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम क्या है? यानी किस क्रम में विदेशी आक्रमणकारियों के द्वारा आक्रमण किया गया था भारत पे? तो सबसे पहले देख लो, इसमें 4 है आपका, हिंद यूनानी, शक, पल्लव और कुषाण। तो इसमें से सही आंसर आपका ए है। सबसे पहले हिंद यूनानी ने आक्रमण किया, और उसके बाद शक ने, उसके बाद पल्लव ने, और उसके बाद कुषाण ने। ठीक है, हिंद यूनानी जो है इनको हम लोग इंडो ग्रीक या बैक्टीरियन के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, जेम्स प्रिंसेप जिसने अशोक के अभिलेखों को उजागर किया वह किस देश का नागरिक था? जेम्स प्रिंसेप 1937 में इसने अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। आपको बताना है ये नागरिक किस देश का था। तो ये एक फ्रेंच नागरिक था, यानी फ्रांस का ये एक नागरिक था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें और बताएं कौन सा कथन सही है। तो सिंधु घाटी सभ्यता से आपको 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है। क्या क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता के व्यक्तियों का मुख्य आहार गेहूं था। दूसरा है, पुरातात्विक खुदाई से सिंधु घाटी के लोगों की घोड़े को पालने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तीसरा है, सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित थे। और चौथा है, स्वास्तिक चिन्ह का प्रथम प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा किया गया था, जो संभवतः सूर्य देवता की उपासना को दर्शाता है। अब आप बताओ,
सिंधु घाटी से रिलेटेड इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है या गलत है, आपको ये तय करना है। इन चारों ऑप्शन में से जल्दी चुनो, क्या होगा आपका सही आंसर। तो देखो सही आंसर है आपका ए, यानी 1 और 4 ये 2 स्टेटमेंट सही है, रेस्ट दोनों स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, और पहला स्टेटमेंट क्या है, इनका जो मुख्य आहार था वो गेहूं था। ठीक है, इसके अलावे गेहूं के अलावे ये लोग चावल, जौ, मटर ये सब भी खाते थे, लेकिन मुख्य रूप से गेहूं इनका सही है। दूसरा है पुरातत्विक खुदाई से सिंधु घाटी के लोगों की घोड़े के होने का साक्ष्य मिला, ये तो गलत है, ये मिला ही नहीं है। दूसरा है सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित थे, ये भी गलत है, वो लोग तलवार से परिचित नहीं थे, वो लोग लोहा से भी परिचित नहीं थे, ना ही तलवार से वो लोग परिचित थे। ठीक है, और चौथा स्टेटमेंट सही है, स्वास्तिक का प्रथम प्रयोग जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा ही मिला है हमें, और संभवतः यह सूर्य देवता की उपासना को दर्शाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया। किसने कहा था 1857 की क्रांति आरंभ में तो ये सैनिक विद्रोह था, लेकिन बाद में यह राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया। किसने कहा था, तो ये कहा था एस.एन. सेन ने। किसने कहा था, एस.एन. सेन ने ये स्टेटमेंट दिया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में जॉर्ज यूले प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बने थे। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने, तो वो हैं जॉर्ज यूले। ठीक है, और आपको ये बताना है किस अधिवेशन में ये बने थे, जल्दी बताओ कौन सा अधिवेशन था। तो वो था इलाहाबाद का अधिवेशन, जो हुआ था 1888 ईस्वी में। ठीक है, 1888 ईस्वी में इलाहाबाद के अधिवेशन में जॉर्ज यूले प्रथम बार कोई अंग्रेज हुए जिन्होंने भारतीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने 1651 ईस्वी में बंगाल के हुगली में अपनी कोठी किसके अनुमति से बनाई थी। 1651 में अंग्रेजों के द्वारा हुगली में अपनी कोठी को बनाया गया था। आपको बताना है किसके अनुमति से इन्होंने ये बनाया था। तो ये बनाया गया था शाह शुजा के अनुमति से। किसके अनुमति से, शाह शुजा के अनुमति से। और ये शाह शुजा कौन था, तो शाहजहां का ये बेटा था। ठीक है, और जो बंगाल का प्रांत है वह इसी के अंतर्गत आता था, यानी ये उस वक्त वहाँ का गवर्नर था। इस कारण से इसके परमिशन से हुगली में अंग्रेजों ने अपनी कोठी बनाई थी। अगला क्वेश्चन है, इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी। तो इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना की गई थी एस.एन. बनर्जी के द्वारा। किसके द्वारा, एस.एन. बनर्जी के द्वारा 1919 में इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम श्रेणियों में से एक कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है। भारत के उच्चतम श्रेणियों में से एक कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है, जल्दी बताओ कितनी ऊंचाई है। आपको मीटर में बताना है और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई, ये तो जनरल चीज़ है। ठीक है, कितनी ऊंचाई है, ये है 8586 मीटर। कितना है, 8586 मीटर। और अगर वर्ल्ड में इसका बात करेंगे हम लोग, तो ये वर्ल्ड में 3rd हाईएस्ट माउंटेन है। ठीक है, और इसका लोकेशन क्या है, नेपाल और सिक्किम के बीच में ये स्थित है। कहाँ है, नेपाल और सिक्किम के बीच में। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, पारसनाथ किस पठार की सबसे ऊंची चोटी है। पारसनाथ किस पठार की सबसे ऊंची चोटी है। तो पारसनाथ छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है, ये आप सभी जान रहे हो। ठीक है, छोटा नागपुर पठार जो झारखंड के एरिया में पड़ता है, मैक्सिमम पार्ट जो छोटा नागपुर पठार का है वो झारखंड है। और इसी का सबसे ऊंची चोटी का अगर हम लोग बात करेंगे तो यह है पारसनाथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अभी तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु भारत में हुई है। तो अगर भारतीय प्रधानमंत्री का बात करोगे तो आपको बताना है कितने ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिनका पद पर रहते हुए मृत्यु हो गया था। तो कितने ऐसे प्रधानमंत्री हुए, तो टोटल ऐसे 3 प्रधानमंत्री हुए जिनका पद पर रहते हुए मृत्यु हुआ था। पहले कौन थे, पहले थे जवाहरलाल नेहरू, जो 1964 में जिनकी मृत्यु हुई और ये पद पर उस वक्त थे। ठीक है, दूसरा कौन है, दूसरा जल्दी बताओ अगर किसी को पता है तो कौन है, वो है लाल बहादुर शास्त्री, जो 1966 में इनकी मृत्यु हो गई थी। आप सभी को पता है, ताशकंद समझौता के दौरान ही इनका मृत्यु हो गया था। ठीक है, और तीसरी है इंदिरा गांधी, जिनका 1984 में
हत्या कर दिया गया था, ठीक है। और ये हैं 3 टोटल भारत के पीएम जिनका जो पद है उसमें रहते हुए मृत्यु हो गया था। अगला क्वेश्चन है, पौधों में पाया जाने वाला नीला, बैगनी या लाल क्या है? फ्लेवोनोइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? पौधों में नीला, बैगनी और लाल जो फ्लेवोनोइड वर्णक है इसकी उपस्थिति के कारण होता है। किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ये सारे कलर किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ये होता है एंथोसायनिन के कारण। किसके कारण? एंथोसायनिन के कारण, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? मुद्रा राक्षस जो नाटक है जो विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया है, आपको बताना है किस राजा की कहानी है इसमें। तो इसमें चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी है। किसकी कहानी है? चंद्रगुप्त मौर्य की। या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें मुद्रा राक्षस नाटक में जो मुख्य भूमिका में है वो कौन है? तो वो है चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन है, जिन उप परमाणु कणों में सामान्य उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? जो सब पार्टिकल्स है, ठीक है, ये उप परमाणु वही हुआ जो सब पार्टिकल्स है। अगर उसमें जो नॉर्मल सब पार्टिकल है उससे विपरीत गुण पाया जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? इसमें से क्या है वो? तो क्या है वो है प्रतिकण, ठीक है। क्या कहा जाता है इसको? प्रतिकण, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रूहर ऑफ इंडिया, सॉरी रूहर नहीं है ये रूर है, ठीक है, इसको हम लोग रूर के रूप में जानते हैं, ठीक है, इसको लिखा जाता है रूर। रूर ऑफ इंडिया के नाम से विख्यात जहां प्रचुर कोयला भंडार मौजूद है भारत के किस राज्य में स्थित है? रूर ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? तो जल्दी बताओ किसको कहा जाता है रूर ऑफ इंडिया? तो रूर ऑफ इंडिया जो कहा जाता है वो है आपका छोटा नागपुर पठार। और ये छोटा नागपुर पठार कहाँ है? ये है झारखंड में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? तो करीबा बांध जाम्बेजी नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? जाम्बेजी नदी पर, क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, बायोमा जलप्रपात किस नदी पर बनता है? बायोमा जलप्रपात किस नदी पर बनता है या किस नदी पर बना है? बायोमा जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये है लुआलाबा नदी पर। लुआलाबा नदी ये कहाँ है? रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में ये एक नदी है लुआलाबा, और इसी पर है बना हुआ बायोमा जलप्रपात। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन मफलर संबंधित है किस चीज से? ग्रीन मफलर किस चीज से संबंधित है? तो ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। अब क्या है ग्रीन मफलर? अगर थोड़ा सा आपको क्लियर है तो आप इसको पहचान पाओगे, इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। देखो, ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए क्या किया गया है कि रोड के दोनों साइड में जो ट्रीज हैं, ठीक है, उसको लगाया गया है। अब उससे क्या होगा? जो ध्वनि है वो फिल्टर होके बाहर निकलेगा, यानी उसका जो साउंड है वो कम हो जाएगा, ठीक है। और ये जैसे मैंने बताया रोड साइड में, ठीक है, तो ग्रीन मफलर जो है ये सिर्फ रोड साइड में नहीं हो सकता है, कहीं पे भी जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन है या जहाँ पे ज़्यादा नॉइज़ वाला चीज़ है, ठीक है। तो क्या किया जाता है, इसमें जो ट्रीज लगाए जाते हैं ये लेयर्स में लगाए जाते हैं, 5-6 लेयर्स में ये ट्रीज लगाया जाता है ताकि जो साउंड है वो फिल्टर होकर बाहर निकले और आदमी पे जो उसका असर है वो कम हो, ठीक है। तो इससे नॉइज पॉल्यूशन रिड्यूस हो सके। तो इसमें बहुत सारे बच्चे गलत आंसर करते हैं, यह है वायु प्रदूषण से संबंधित, ठीक है। लेकिन ग्रीन मफलर टर्म जो यूज किया गया वो ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, तिरुकुकुरल नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन थे? तिरुकुकुरल नामक प्रसिद्ध ग्रंथ, इसके संकलनकर्ता कौन थे? ये थे तिरुवल्लुवर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विषुवत पर एक दिन की अवधि होती है, विषुवत रेखा पर एक दिन की अवधि कितनी होती है? तो विषुवत रेखा पर एक दिन की अवधि होती है 12 घंटे की, ठीक है। वहाँ पे 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात होता है। अगला क्वेश्चन है, HIV में किस तरह का RNA या DNA पाया जाता है? जल्दी बताओ, HIV में किस तरह का RNA या DNA पाया जाता है? किस तरह का? तो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA पाया जाता है HIV जो वायरस है उसमें, ठीक है, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन है, संविधान संशोधन की विधि किस अनुच्छेद में दी गई है?
संविधान संशोधन की विधि किस अनुच्छेद में दी गई है? किस अनुच्छेद में है? यह है अनुच्छेद 368, पुराना अनुच्छेद है, आप सभी इसको जान रहे हो, ठीक है। किस भाग में अगर आपसे पूछा जाए तो यह है भाग 20 में। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है MOU प्रमुख उद्घोषणाओं आदि पर हस्ताक्षर करने हेतु 7 फरवरी को डिफेंस एक्सपो 2020 में आयोजित समारोह का नाम क्या था? जो भी MOUs हैं या प्रमुख घोषणा है उन सभी पर हस्ताक्षर करने के लिए डिफेंस एक्सपो 2020 में एक समारोह का आयोजन हुआ था, उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या था? उसका नाम था बंधन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कदाना बांध किस नदी पर स्थित है? कदाना बांध किस नदी पर स्थित है? तो कदाना बांध माही नदी पर स्थित है और कहाँ है? यह है गुजरात में। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ था? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ था? कब लागू हुआ था? ये हुआ था अप्रैल 24, 1993 में। 1993 तो सबको पता है, ठीक है। और डेट आपको याद रखना है, अप्रैल 24। 1992 में संशोधन हुआ और लागू कब हुआ? 1993 में। ये दोनों बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। और पंचायती राज का अगर हम लोग बात करेंगे, 73वां संविधान संशोधन जो है वह पंचायती राज से संबंधित है। और पंचायती राज में जो आर्टिकल इंक्लूड किया गया वो कितना है? वह आर्टिकल आपका 243, ठीक है, 243। और सिर्फ 243 नहीं है, 243 से लेकर 243 ओ तक है ये, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ए से लेकर ओ तक इसमें अलग अलग चीज़ें वर्णित है। और भाग का अगर बात करेंगे तो किस भाग में है? जल्दी बताओ, पंचायती राज किस भाग में है? तो यह है भाग 9 में। और अगर हम लोग शेड्यूल का बात करेंगे तो किस शेड्यूल में है? 11th शेड्यूल में है, यानी शेड्यूल क्या हुआ? अनुसूची, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक बायोडीजल पौधा है? जिसको हम लोग जैव डीजल पौधा भी बोल सकते हैं या बायोडीजल पौधा, कौन सा है? तो बायोडीजल पौधा इसमें है आपका जेट्रोपा, ठीक है। बहुत बार आपने पहले भी पढ़ चुका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस लड़ाई में नेपोलियन फ्रांस की अंतिम हार हुई? जल्दी बताओ, नेपोलियन की अंतिम हार किस लड़ाई में हुई थी? तो नेपोलियन की अंतिम हार हुई थी ट्रफलगर की लड़ाई में, ठीक है। और ये कब हुआ था? ये 1805 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है काली मौत किसे कहते हैं? काली मौत किसे कहते हैं? तो काली मौत कहा जाता है प्लेग को। प्लेग को टर्म दिया गया था काली मौत का। अगला क्वेश्चन है पश्च बंकन सप्लाई वक्र का संबंध किस बाजार से है? पश्च बंकन सप्लाई वक्र का संबंध किस बाजार से? किस बाजार से? यह है श्रम से, ठीक है। और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? पश्च बंकन सप्लाई, ये क्या हो गया? बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई, ठीक है, बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व। तो इसको हम लोग पूरा जो इसको बोलते हैं वो है बैकवर्ड बेंडिंग लेबर सप्लाई कर्व। और ये किससे संबंधित है? यह श्रम से संबंधित है, यानी लेबर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है यह किसने कहा था कि एडोल्फ हिटलर जर्मनी है और जर्मनी एडोल्फ हिटलर है? जो हिटलर के लिए वचनबद्ध है वह जर्मनी के लिए वचनबद्ध है, ठीक है। यहाँ 2 बार रिपीट हो गया है। जल्दी बताओ ये स्टेटमेंट किसका है? किसने ये स्टेटमेंट दिया था? यह आर हेस का स्टेटमेंट है। किसका है? आर हेस का। अगला क्वेश्चन है रुपए को किस वर्ष लॉन्च किया गया था? रुपए कार्ड जो अभी यूज़ करते हो आपको बताना है किस वर्ष लॉन्च हुआ था। ये किस वर्ष लॉन्च हुआ था? 2010 में रुपए को लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है बिहार राज्य भारत के किस हिस्से में स्थित है? बिहार राज्य भारत के किस हिस्से में स्थित है? तो बिहार भारत के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन है उच्चावच की दृष्टि से बिहार को कितने प्राकृतिक विभागों में बांटा जा सकता है या प्राकृतिक भागों में बांटा जा सकता है? उच्चावच की दृष्टि से कितने भागों में बांट सकते हो या कितने विभाग में बांट सकते हो? तो टोटल 3 भागों में बांटा गया है उच्चावच की दृष्टि से। एक आपका है हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा है गंगा का मैदानी भाग और तीसरा कौन सा है? दक्षिण का पठारी भाग, ठीक है। ये 3 भाग हैं जो हम लोग बिहार को बांट सकते हैं इन 3 भागों में। अगला क्वेश्चन है गंगा नदी का प्रवाह किस युग में बंगाल की खाड़ी की तरफ हुआ? किस युग में गंगा नदी का प्रवाह जो है वह बंगाल की खाड़ी की तरफ हुआ था? किस युग में हुआ था? ये हुआ था प्लेस्टोसीन युग में, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार से अभी हाल ही में किसको सम्मानित किया गया है? कौन है वो? वो हैं जादव पोयंग। क्या नाम है उनका? जादव पोयंग, जिनको स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, चित्सू वतनबे। क्या नाम है इनका? चित्सू वतनबे। ये सबसे वृद्ध व्यक्ति थे दुनिया के और फरवरी 2020 में इनका निधन हो गया। आपको बताना है कितने वर्ष के ये थे? ये थे टोटल 112 वर्ष के। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के साथ मिलकर भारतीय स्कूलों के छात्रों के लिए एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित मॉड्यूल लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है? यह है नैस्कॉम। ठीक है, नैस्कॉम ने नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के साथ मिलकर भारतीय स्कूली छात्रों के लिए एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉड्यूल लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पेमेंट्स बैंक ने आधार सक्षम भुगतान प्रणाली लॉन्च की है? किस पेमेंट बैंक ने आधार सक्षम भुगतान प्रणाली लॉन्च किया है? जल्दी बताओ, किसने लॉन्च किया है? ये क्या किया है? एयरटेल पेमेंट्स बैंक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अधिकतम भाषाओं में संपादित फिल्मों के लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में प्रवेश किया है? अधिकतम भाषाओं में संपादित फिल्मों के लिए आपको बताना है किसने प्रवेश किया है। कौन है वो? वो है श्रीकर प्रसाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन पर भारतीय रेलवे ने रेल यात्रियों के साथ साथ आम जनता के लिए अपना पहला रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स शुरू किया है? रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स ये आम जनता और रेलवे जो यात्री हैं उनके लिए लॉन्च किया गया है। आपको बताना है किस रेलवे स्टेशन ने इसकी शुरुआत की है। तो यह है आसनसोल रेलवे स्टेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा अपतटीय गश्ती जहाज फरवरी 2020 में चेन्नई में औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया था? फरवरी 2020 में चेन्नई में औपचारिक रूप से एक अपतटीय गश्ती जहाज को लॉन्च किया गया। आपको बताना है कौन है वो। क्या नाम है उसका? उसका नाम है क्या? वज्र। क्या नाम है उसका? वज्र नाम है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पहला ज्ञात बहुकोशिकीय जंतु है जो ऑक्सीजन के बिना जीवित रह सकता है, जिसकी अभी हाल ही में खोज हुई है? क्या नाम है उसका? उसका नाम है हेनेगुआ सालमिनिकोला। हेनेगुआ सालमिनिकोला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रोफेसर सदाकश्री सेटर या एस सेटर इनको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। आपको बताना है वह किस विषय से संबंधित थे। प्रोफेसर सदाकश्री सेटर किस सब्जेक्ट से रिलेटेड थे? तो वह इतिहास से रिलेटेड थे। अगला क्वेश्चन है, विश्व गैर सरकारी संगठन दिवस पूरे विश्व में कब मनाया जाता है? गैर सरकारी संगठन दिवस पूरे विश्व में किस तारीख को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 27 फरवरी को। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2020 में सेबी के अध्यक्ष को 6 महीने का विस्तार दिया गया। तो सेबी के अध्यक्ष कौन है? फरवरी 2020 में सेबी के अध्यक्ष को 6 महीने का विस्तार दिया गया था। आपको बताना है वो कौन शख्स है जिनको ये विस्तार मिला है। तो वह है अजय त्यागी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों ने बिग बैंग के बाद से ब्रह्मांड में देखे गए सबसे बड़े विस्फोट की खोज की है। विस्फोट आकाशगंगा के केंद्र में हुआ जो पृथ्वी से लगभग कितना मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है? वैज्ञानिकों ने बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड में देखे गए सबसे बड़े विस्फोट की खोज की। आपको बताना है वह कितने डिस्टेंस पर स्थित है। कितने डिस्टेंस पर? तो वह है लगभग 390 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व नागरिक रक्षा दिवस जो 1 मार्च को मनाया गया, आपको बताना है उसका विषय क्या था। विश्व नागरिक रक्षा दिवस का विषय क्या था? क्या था इसका विषय? इसका विषय था बच्चों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 1 मार्च को। क्लियर है, अगला क्वेश्चन है, छठे भारत विचार सम्मेलन में राजनीति के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार 2020 किसे दिया गया?
डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार 2020 से किसको सम्मानित किया गया? किसको किया गया? सर्बानंद सोनोवाल को ये पुरस्कार मिला। कौन सा? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार 2020। ठीक है, तो क्या गाइस, यहाँ पे आज हमारा 50 क्वेश्चन पूरा होता है। आई होप कि कुछ ना कुछ आपने सीखा ही होगा। चलिए, जब तक चल रहा है आपका क्लास, फिर से हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।